किस्म का है जो किसी भी बच्चे को अपने माता पिता के प्रति हो सकता है कि मेरे माता पिता बेवकूफ टाइप के क्यों हैं। ये विद्रोह किसी भी बच्चे को हो सकता है, अमूमन हो जाता है। क्योंकि पिता और माता में बड़ा अंतर ये है, मध्यवर्गीय समाज में आप देखेंगे कि माता अपने परिवार के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और पिता के लिए अपनी सामाजिक छवि का बड़ा महत्व होता है। तो अपनी सामाजिक छवि बनाए रखने के लिए अपने पारिवारिक हितों से कभी कभी समझौता करता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मनोविज्ञान में स्थापित बात है। अगर आप एरिक फ्रॉम अगर कभी पढ़ने का मन करे, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एरिक फ्रॉम नाम है, मैं स्पेलिंग भूल रहा हूं इनकी, मेरे ख्याल से तो डबल एम होना चाहिए, एरिक फ्रॉम 20वीं सदी के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक है और कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लविंग। एक तो द आर्ट ऑफ लिविंग है भारत में, जो डबल श्री का है, श्री श्री रविशंकर जी का, मतलब इनका है द आर्ट ऑफ लविंग, प्रेम करने की कला। तो उसमें उन्होंने प्रेम के विविध रूप बताए, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, दोस्त का प्रेम, या जो प्रेम हम सामान्यतः कहते हैं वो प्रेम, उन सबकी बहुत विस्तृत विवेचना की। और उसने बताया कि माँ और बाप के प्रेम में जो अंतर है सबसे बड़ा वो यही है कि माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है और बाप का प्यार अनिवार्यतः कंडीशनल होता है। अनकंडीशनल का मतलब है कि माँ तो बच्चे के साथ है चाहे जो हो जाए। अगर बच्चा किसी और बच्चे से भिड़ा है सड़क पर और माँ को खबर हुई है तो माँ जाके पहले हिसाब बराबर करेगी, बाद में पूछेगी किसने क्या कहा था, ये बच्चे को कैसे हाथ लगा दिया तुमने, तो किसका बच्चा पहले ये बता। तो इसलिए माताएं बहुत जुडिशियस होंगी, इसमें संदेह बहुत लोगों को है, एरिक फ्रॉम को भी है। और एरिक फ्रॉम हल्के फुल्के मनोवैज्ञानिक नहीं कि आप सीधे खारिज कर दे कि नहीं ये महिलाओं के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति रिसर्च करके बात करे तो उसकी बात को मानना पड़ता है। तो महिलाएं प्रेम करने में, त्याग करने में, अपने बच्चे के लिए अनकंडीशनल प्रेम करने में पिता से बहुत आगे हैं। और उस अनकंडीशनल प्रेम की ही सीमा है कि वो कई बार बहुत जुडिशियस नहीं हो पाएंगी, वो अपने बच्चे के हित में दूसरे व्यक्ति के हितों से समझौता कर सकती है। पिता क्योंकि घर का एक अस्थायी सदस्य होता है, गैर अनिवार्य सदस्य होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भी सिगमंड फ्रॉइड की एक स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उसने बहुत बड़े रिसर्च करके सिगमंड फ्रॉइड को ही खारिज कर दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपूर्ण है और इसकी वजह उसने बहुत अजीब सी बताई, कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया, उसके बेस पे ये बात बताई। उसी की स्टूडेंट नैन्सी कोडोरो ने साबित किया कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर है कुछ मामलों में। और तब उसने बताया कि महिलाएं जिंदगी भर भावनात्मक रूप से सम अवस्था में रहती हैं। और ये बात सही भी, आप अगर अपने आसपास भी देखेंगे, आप देखेंगे कि लड़कियां अपने माता पिता के साथ जिंदगी भर सहज रहती हैं, बेटियां मतलब। तो वो छोटी होगी तो भी, बड़ी है तो भी, वो अपनी माँ के साथ हर तरह की बात कर लेगी, बाप के साथ भी हंसी मजाक चिरौरी जो करना हो कर लेगी, जरूरत पड़ने पर मोटा आंसू बहा देगी, और वो अपने माँ और बाप के साथ बड़ी सहज रहेगी हर तरह से। बेटा बचपन से ही असहज होने लगता है, अगर वो रो पड़े तो बाप बोलता है तो बेटी है, वो दबाव हो जाता है कि रोना भी नहीं है। अब जो रो भी नहीं पा रहा है इसका मतलब वो सहज व्यक्ति तो नहीं है, वो बहुत ही असहज मशीन जैसा व्यक्ति है। और नैन्सी कोडोरो ने इसकी व्याख्या ये की कि मतलब सिगमंड फ्रॉइड कहता था कि बेटी का पहला प्यार उसका बाप है, बेटे का पहला प्यार उसकी माँ है, जिसको हमने दो कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया था, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नैन्सी कोडोरो ने कहा कि नहीं, बेटी हो या बेटा, उनका पहला प्यार उनकी माँ है, क्योंकि उनकी माँ उनका संसार है। बहुत छोटे बच्चे की क्या जरूरत है, केवल दो जरूरतें हैं, एक भोजन मिलता रहे, दूसरा उनकी सफाई होती रहे, बस। इसके अलावा उनकी कोई जरूरत नहीं होती। बहुत छोटा बच्चा, उसकी क्या जरूरत है, उसके अलावा दो ही जरूरतें हैं। जब वो गीला होता है तो रोने लगता है, उसको ये नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं, उसको बस ये पता है कि मेरे रोने से कुछ व्यवस्था हो जाती है उसको सिर्फ ये पता है कि मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो कोई व्यवस्था हो जाएगी। और जब जब व्यवस्था होती है तो एक ही चेहरा दिखता है, माँ का। फिर जब जब भूख लगती है तब भी वो रोने लगता है, फिर उसको पता लगता है कि फिर वो चेहरा आया, फिर व्यवस्था हो गई। तो उसको पता है कि मेरी जो भी जरूरतें हैं, यही चेहरा जब जब आएगा मेरी जरूरतें पूरी होंगी। तो उसे अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत होती है कि यही मेरा संकट दूर करती है।
बाकी चेहरे 1-2 मिनट के लिए आते हैं, बीच बीच में आया, चुटकी बजाई, फिर निकल लिए। तो उसको लगता है कि ये दर्शक लोग हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन असली लोग ये नहीं है। असली तो एक ही चेहरा है, उसी से उसको रहती है मोहब्बत बहुत ज्यादा। अब क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, 8 साल का होता है, अच्छा, किसी लड़के में, शायद लड़की में भी, किसी लड़के में सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस उम्र में शुरू होता है, इसकी व्याख्याएं बहुत सारी हैं। कोई कहता है किशोरावस्था के बाद होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। इसका मनोविज्ञान में उत्तर ये है कि वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता किशोरावस्था के बाद होगा। वो चीजें तो अलग अलग फेजेस उन चीजों के बटे हैं, लेकिन बहुत शुरुआती जीवन से 1 साल की उम्र के आसपास से आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखने लगेगी, अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो बच्चों में। तो जब ये सिद्धांत आया, अच्छा, ये ऐसी बात है जो घरों के अंदर पेरेंट्स समझते हैं, इसके लिए किसी मनोविज्ञान की पुस्तक की जरूरत नहीं होती है। तो अब वो जो बच्चा है, जैसे मान लीजिए बेटा 6-7 साल का हो गया, अब किसी भी माँ के लिए एक संकट ये होता है कि 6-7 साल का जो बेटा होता है, माँ के लिए जरूरी है कि अब उसको अपने से दूर करना शुरू करे। बच्चा साथ ही सोता है, माँ के चिपक के सोता है। माँ को यह पता है कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये ठीक नहीं है कि ये माँ के ज्यादा पास रहे, दूर होना चाहिए। तो माँ उसको धीरे धीरे दूर करती है अपने से, कि तुम अलग सो, उस कमरे में सो, तुम बड़े हो गए हो। क्योंकि बेटी को लेकर ये चिंता उसको कभी नहीं आती है, क्योंकि बेटी के साथ वो समस्या नहीं आएगी कभी भी। तो बेटी और माँ का संबंध सहज रहता है। उसके बाद भी बेटे के साथ वो संबंध थोड़ा अलग होने लगता है। तो जब माँ कोशिश करती है बेटे को दूर करने की, तो विद्रोह करता है। उसे क्या पता कि मुझे क्यों दूर कर रहे हैं भाई। और जब वो दूर नहीं कर पाती, तो अंत में फिर क्या होता है, फिर वो अपने पति को बोलती है। पति 1-2 बार प्यार से समझाता है कि बेटा वहां जाके सो जाओ। पिता तो पिता ही होता है, आपको पता है। वो अधिकतम 2 बार प्यार से बात कर सकता है। तो बेटा वहां जाके सो जाओ। क्या नहीं पापा यहीं सोऊंगा। बेटा बड़े हो गए हो। तो बच्चा तो कुछ ही बोलते, बड़े तो आप भी हो, फिर आप यहाँ क्यों सो रहे हो। मुझे क्यों आप बता रहे हो। तो फिर बाप क्या करता है, जब बाप को लगता है कि मानेगा नहीं, तो उसको यूं करके उठाता है एक हाथ से, ले जाके दूसरे कमरे में पटक देता है ऐसे करके, कि अगर वहां आया ना, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। अंत में ऐसे ही होता है, कैसे मैनेज कर। तो नैन्सी कोडारो ने कहा कि इसलिए बेटा जो होता है 6-7 साल की उम्र में विद्रोही हो जाता है। उसको नफरत होने लगती है, अपनी माँ से कम होती है, बाप से ज्यादा हो जाती है। उसके मन में बैठ जाता है कि इसी इंसान की वजह से मेरा पहला प्यार मेरे हाथ से निकला है। और माँ से ये होता है कि अलगाव होने लगता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। और तब उसके मन में एक ऐसी भावना आती है कि इन लोगों ने मुझे घर की दुनिया से बेदखल किया है, तो मैं घर की दुनिया के बाहर एक ऐसी दुनिया बना के दिखाऊंगा कि इनको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज हूं। इसलिए पुरुषों में सामान्यतः बाहरी जीवन की सफलताओं का आकर्षण घर की तुलना में ज्यादा रहता है। उनके लिए घर उतनी महत्वपूर्ण जगह नहीं है जितनी महत्वपूर्ण वो महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। आप देखेंगे जनरली पुरुषों में घर को लेकर उतना लगाव नजर नहीं आएगा जितना स्त्रियों में दिखता है। और किसी भी उम्र की बात हम कर रहे हैं। इसलिए वो जिंदगी भर खुद को साबित करता है घर के बाहर की दुनिया में। इसलिए बहुत सफल व्यक्ति जो घर की दुनिया के बाहर है, शायद घर के अंदर उतना ही असफल व्यक्ति हो, ये हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके बचपन के अनुभव कैसे हैं, बात के अनुभव कैसे हैं, उन सब से। और इस फिनोमिना को जो नाम दिया नैन्सी कोडारो ने, वो नाम था द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस, कि पुरुष क्यों असंप्रेषी होते हैं या अभिव्यक्त करने में सफल नहीं होते हैं। आप देखेंगे जब भी इमोशंस की बात आएगी, पुरुष आमतौर पर फेल हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक से रो नहीं पाएगा। किसी को संकट है तो अपनी भावनात्मक बात ठीक से कह नहीं पाएगा। क्या चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सब उसको बड़ा अजीब सा लगता है सब बोलना। किसी की मृत्यु वगैरह हो जाए तो वहां सबसे महत्वपूर्ण सीन बनता है। वहां पुरुष महिलाएं दोनों जाते हैं दुख जताने के लिए। वहां की महिलाओं की परफॉर्मेंस अगर आप देखें और पुरुषों की परफॉर्मेंस देखें, उससे बड़ा जमीन आसमान का अंतर रहता है। कभी गौर कीजिएगा इस बात पे। जैसे एक महिला गई है, वहां 8 महिलाएं पहले हैं, वो रोई हैं समय समय पे।
और अब रो के चुप हो गई है, बातचीत चल रही है कि और तुम्हारा स्वेटर पूरा हो गया, तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, बात चल रही है, बाकी विषयों में बात चल रही है। इतने में 9वीं महिला आई है। थोड़ी देर के लिए स्वेटर की चर्चा रुक गई। जैसी 9वीं महिला आई, 9 के 9 ने एक साथ सुरताल में रोना शुरू किया। ऐसा नहीं कि वो नाटक हो, इमोशंस के साथ, उसमें आंसू भी आ सकते हैं, मैं उसको नकली नहीं कह रहा हूं, एकदम वो असली एकदम, क्योंकि इमोशंस उनके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा है कि वो बहुत आसानी से उस बिंदु पर पहुंच जाती है। पुरुष के लिए असली चैलेंज है कि हंसी ना आ जाए वहां जाके। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हंसी ना आ जाए। आप मेरी बात से सहमत है ना? ये ऐसा होता होगा ना कि हंसी ना आ जाए वहां जाके। और इसलिए पुरुष लोग क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर जहां भावनात्मक माहौल बनने लगे, वहां कोई जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, जैसे पानी पिलाने की, जूते लाइन में लगाने की जिम्मेदारी, क्योंकि उन जिम्मेदारियों के चक्कर में थोड़ा सा इमोशन से दुनिया से दूर रहते हैं, उनको बड़ा अटपटा सा लगता है वहां जाना। अंदर रो नहीं पाएंगे भाई, हम नहीं रो नहीं पाएंगे हम वहां जाके, तो हम बाहर खड़े हो जाएंगे, बहुतों को तो मैसेज कर देंगे बहुत दुख हुआ और हम आपके साथ हैं, इतना, इसके आगे नहीं। तो ये है पुरुषों की अभिव्यक्तिहीनता, इनएक्सप्रेसिवनेस, वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते, और इसकी जड़ें छिपी हुई हैं 6-7 साल के उस अलगाव में, जो माँ से बेटे को हुआ, बेटी को नहीं हुआ। इसलिए बेटी जिंदगी भर माँ के साथ, बाप के साथ, बल्कि दूसरे घर में जब जाती है पत्नी बन के, अभी तो आप लोगों का विवाह नहीं हुआ, 10 साल बाद आप इसको देखिएगा कि जब आपकी पत्नी आ जाएगी या जब आप किसी के घर चली जाएंगी, उस समय शादी के 2-3 साल के बाद सास ससुर के साथ भी बहू की बातें ज्यादा ठीक से होती हैं, बेटे की माँ बाप से नहीं होती है बात ज्यादा। तो जिनका बेटा है वो बेटा उनसे ही बात नहीं कर पाता है, अपने सास ससुर से तो क्या ही बात करेगा, वो अपने माँ बाप से भी नहीं कर पाता है। और ये जो लड़की है वहां भी ठीक से बात कर रही है, यहां भी ठीक से बात कर रही है। तो ये है पुरुषों की कमी, तो क्या कर सकते हैं, विधाता ने ऐसे ही बनाया है। क्या कर, सिस्टम ही ऐसा है। तो ये एक कंसेप्ट है जो बीच में कहीं कहीं इसका जिक्र आएगा, तो देखिएगा। बहरहाल, तो जब 2 पीढ़ियां हैं एक साथ और परिवर्तन की गति तेज है, तो उन परिवर्तित होते हुए स्थितियों को लेकर नई पीढ़ी हमेशा चाहती है कि उसको आजादी ज्यादा मिले। देखिए, दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु का नाम है स्वाधीनता, बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। इससे ज्यादा प्रिय कोई मतलब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को नहीं होती है, स्वाधीनता। और स्वाधीनता का सही मतलब है स्व अधीनता, कि मैं अधीन तो रहूं, अपने अधीन रहूं, किसी और के अधीन ना रहूं। और इसका सामान्य मतलब क्या है कि मेरे जीवन के निर्णय मैं खुद करूं। 3 तरह के लोग हैं, एक जो अपने जीवन के निर्णय दूसरों से करवाते हैं, खुद नहीं कर पाते, सब में से हो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, क्योंकि हम तो गधे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि दिन है कि रात है। तो तुम बता दो भी दिन है कि रात है। दिन के 12 बजे धूप में खड़ा होकर पूछ रहे दिन है कि रात है, वो कह रही रात है। हाँ तो रात है। एक तो ये दास प्रथा का जो मानसिक रूप है, एक तो वो है, ये दूसरों से इतना डोमिनेटेड है कि इसका विवेक मर चुका है। एक तीसरा है, दूसरा बाद में आएगा। तीसरा है जो चाहता है कि मैं जो मानूं बाकी लोग भी उसी को माने। जो डॉन टाइप के लोग नहीं होते, 3-4 दोस्त हैं, उनमें एक डॉन होता है कि आज फ्राइडे है, उसने कहा यार शनिवार है। हाँ फ्राइडे है, भाई ने बोल दिया। तो बता क्या है, नहीं बोलेगा, पिस्तौल निकाली घुमाया, बता क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे है, सब जगह फ्राइडे फ्राइडे हो गया। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो डोमिनेटिंग किस्म के लोग हैं, जो दूसरों पर हावी हो जाते हैं। सबसे कायदे का इंसान बीच वाला है, असर्टिव बोलते हैं उसको, असर्टिव। ना गलत बात मानेगा, ना गलत बात करेगा। गलती होगी तुरंत मान लेगा, कोई बिना बात के झुकाएगा तो कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, झुकेगा नहीं। तो अगर मैं सही हूं तो मैं सही हूं, गलत हूं तुरंत मान लूंगा अपनी गलती। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके चाहने से मान लूंगा तो नहीं मानूंगा। ये जो पर्सनैलिटी टाइप है, ये सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व माना जाता है, जिसमें आप लोकतांत्रिक हो खुद को लेकर भी और दूसरों को लेकर भी। दूसरों पर हावी भी नहीं होना है और किसी को खुद पर हावी होने देना भी नहीं है। ये एक आइडियल स्थिति होती है अगर कोई व्यक्ति उस पर्सनैलिटी को प्राप्त करे तो अब देखिए 1936 के समय में परिवर्तन बहुत तेज हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी को नए विचार मिल रहे हैं।
और जिन विचारों में आजादी ज्यादा है वहां बातें अलग होंगी। गोबर का शुरुआती विद्रोह वो एक इंडिविजुअल टाइप का विद्रोह है, जो बच्चे को माँ बाप में आस्था नहीं है, जो कि युवकों में बहुत सामान्य बात है। 15-16 साल का लड़का अपने पेरेंट्स को लेकर ये महसूस करने लगे कि ये यूं ही है, ये बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। विचारों की टकराहट वहां दिखेगी जहां एक तो वो शहर से लौट के आया है और थोड़े बहुत हिस्से में पहले भी, जहां थोड़ा तर्क आएगा बीच में। तो बाप कह रहा है कि पिछले जन्म के उनके कर्म अच्छे थे तो संपत्ति है, हमारे पास नहीं है, हमने कर्म नहीं किए। बेटा कह रहा है मन को समझाने की बातें, कोई कर्म वर्म नहीं है, जिसके पास शक्ति है वही ताकतवर है। बाप कह रहे कि धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो बेटा क्या कह रहा है, अरे धर्म वर्म कुछ नहीं है, ये जो अमीर लोग हैं क्योंकि पैसा चूसते हैं, शोषित करते हैं, शोषण करते हैं, उसी पैसे से धर्म कर्म करते हैं। भूखे पेट रहकर करके दिखाएं तो हम माने इनको। बिरादरी की बात है। बूढ़ा आदमी